हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी आर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं सीटेट की तैयारी करवा रही हूं, जिसका एग्ज़ाम जो है आपका 15 दिसंबर 2024 को है। तो एग्ज़ाम तक तो आपका कोर्स भी पूरा हो जाएगा और आपके जो है मॉक टेस्ट भी पूरे हो जाएंगे और अच्छी सी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो लेकिन कब होगी? जब आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और डेली वीडियो देखेंगे, है ना। तो बच्चों, हम करा रहे हैं इस समय CDP की तैयारी, यानी कि बाल विकास की। आपका सीटेट में जो है शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके आपको 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। और यह जो तैयारी है, यह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर हेतु दोनों ही जो है लोगों के लिए है। जो जिन्होंने प्राइमरी लेवल का भरा है उनके लिए भी, और जिन्होंने अपर प्राइमरी का भरा है उनके लिए भी, और जिन्होंने अपर प्राइमरी और प्राइमरी दोनों भरे हुए हैं उनके लिए भी। तो एक नज़र देखते हैं सबसे पहले हम अपनी विषय सूची पे, क्योंकि हमने पाठ्यक्रम तो आपको सबसे पहले बता ही दिया है, लेकिन उसके अलावा हमारा क्या है कि हम एक नज़र आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या पिछले वीडियो में आपको अध्ययन करा दिया है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सबसे पहले पाठ्यक्रम था, जिसमें आपको पूरी की पूरी आपको सारी सिलेबस बताया था बाल मनोविज्ञान का, बाल विकास का। फिर था आपका पहला पाठ शिक्षा मनोविज्ञान एक परिचय, जिसमें हमने आपको बताया था अर्थ इनका, परिभाषाएं, कक्षा में उपयोग आदि के बारे में बताया था। और फिर था दूसरा चैप्टर हमारा तीसरा, बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाओं में आपका अवधारणा वाला जो था, इसमें इसका अधिगम से संबंध, इसमें भी आपका जो है हमने विकास का तात्पर्य और अभिवृद्धि विकास में अंतर, अभिवृद्धि विकास के सिद्धांत को बताया था। फिर अगला पार्ट था हमारा विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाओं में हमने गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था को बताया था। चौथा हमारा था मनोविज्ञान के संप्रदाय वाला। मनोविज्ञान के संप्रदाय में हमने बताया था आपको संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणात्मक व गेस्टाल्ट संप्रदाय की जानकारी दी थी। फिर था हमारा अधिगम व अधिगम के सिद्धांत का। फिर इसमें हमने बताया था विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं, अधिगम की प्रभावशाली विधियां और प्रकार, सिद्धांत, थांडाई का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, वीन पियाजे कोलराडी का सिद्धांत था। फिर बुद्धि थी। बुद्धि वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था बुद्धि का अर्थ, परिभाषा, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि परीक्षण, IQ वगैरह आदि का अध्ययन किया। फिर व्यक्तित्व आ जाता है, इसमें अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का अध्ययन किया था विस्तार से। फिर था स्मृति व विस्मृति। स्मृति व विस्मृति में इसके अर्थ, परिभाषाएं आदि, स्मृति कारक, सैद्धांतिक कारक, सामान्य कारक, परिभाषाएं, प्रभावी कारक, नियम, मूल्य नियम, गौण नियम आदि के बारे में था। फिर था आपका रुचि। रुचि में जो था आपका रुचि परीक्षण, व्यवसायिक रुचि मापन, समान रुचि मापन आदि, अर्जित रुचि आदि का अध्ययन किया। फिर था आपका ध्यान की अवधारणा। ध्यान की अवधारणा में ध्यान का अर्थ, ध्यान के प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य कारकों का अध्ययन किया था। और फिर था अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के अर्थ, प्रकार, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सोपान, अभिप्रेरणा के मुख्य प्रकार, सकारात्मक प्रकार, नकारात्मक प्रकार आदि के बारे में अध्ययन किया था। फिर था आपका चैप्टर संवेग। संवेग में हमने विभिन्न प्रकार के आपके जो है संवेग बताए थे। इसमें मैकडोवेल के 14 संवेग थे, मूल प्रवृत्तियों के साथ अध्ययन कराया था, महत्व, विशेषताएं। और इसी में आपके किंडरगार्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि, ह्यूरिस्टिक विधि और अभिप्रेरकों के प्रकार के बारे में अध्ययन कराया था। फिर था आपका अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम के मूल्यांकन में आपका जो था अर्थ, व्यापक मूल्यांकन के पक्ष, मूल्यांकन की विधियां, निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, जांच सूची, विवरण विधि, मूल्यांकन के प्रकार, परिमाणात्मक, गुणात्मक, संरचनात्मक का आंकलित मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, संरचित मानकीकृत साक्षात्कार, असंरचित मानकीकृत साक्षात्कार, अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की विधियां, साक्षात्कार के सोपान, क्रियात्मक शोध, उत्तम परीक्षण के चरण, प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया और सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन यानी कि उसकी विधियां वगैरह भी बताई थी आपको इसमें अधिगम वाले में। फिर था आपका चिंतन एवं कल्पना। चिंतन एवं कल्पना में अर्थ, विशेषताएं, चिंतन के प्रकार, प्रत्यक्ष चिंतन, सूक्ष्म चिंतन, मूल चिंतन, अमूर्त सूक्ष्म चिंतन, कलात्मक, सृजनात्मक चिंतन आदि के बारे में अध्ययन किया था। तार्किक चिंतन, बौद्धिक चिंतन आदि का अध्ययन किया था। फिर संज्ञान, स्मृति, अभिसारी आदि, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, चिंतन के स्रोत, कल्पना आदि का अध्ययन किया था। फिर था आपका बालकों की पहचान। बालकों की पहचान में जो है हमने आपके विभिन्न प्रकार के बालकों के बारे में जाना था, कैसे कैसे बालक होते हैं। और इसमें हमने समस्यात्मक बालक, बालक अपराधी और विभिन्न प्रकार के जो बालक होते हैं, पिछड़े बालक, मानसिक मंदित बालक और सीखने की कमी की क्षमता वाले बालक और वंचित बालक जो था वो आप अध्ययन किया था शॉर्टकट में। फिर अब जो आपकी वीडियो चल रही है वह हम डिटेल में चल रहे हैं, तो डिटेल में इस चैप्टर को चलाते हैं हम। तो उसमें हमने आपको पिछले 6 चैप्टरों में आपको बहुत सारे बालकों के बारे में बता दिया है।
और आज हमारा चैप्टर है प्रतिभाशाली बालकों वाला, जिसमें हमने जो पिछला अध्ययन किया था उसमें हमने आपको जो है पिछड़े बालक, मानसिक मंदित बालक और समस्यात्मक बालक, सीखने की कम क्षमता वाले बालक, बाल अपराधी और वंचित एवं अलाभान्वित वर्ग वाले बालक जो होते हैं उनके बारे में अध्ययन हम आपका करा चुके हैं। आज इसका जो चैप्टर है उसे शुरू करते हैं। देखिए प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं। देखिए बहुत सारे बालकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। प्रतिभाशाली बालक का आज का चैप्टर है। जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए सब्सक्राइब करने से आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी और स्किप करके मत दिखिएगा। स्किप करके देखने से होता है ना कि आधी चीज़ समझ में आती है, आधी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिए और हमारे साथ बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, है ना। और देखिए चलिए चलते हैं। सामान्यतः वैसे बालकों को प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक कहा जाता है जिनकी बुद्धि लब्धि 120 या इससे ऊपर होती है। देखिए बुद्धि लब्धि हमने आपको पीछे चैप्टर जो पढ़ाया था उसमें IQ निकालना बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन उससे जरूर आता ही है। स्पष्टतः इस तरह की परिभाषा में प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक की पहचान मात्र उसकी बुद्धि के आधार पर की जाती है, परंतु आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालकों को मात्र बुद्धि के रूप में परिभाषित करने की प्रथा को दोषपूर्ण बताया है और इसके आधार पर ऐसे बालकों की पहचान संभव न होने का दावा प्रस्तुत किया है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालकों का इस तरीके प्रभावित किया जाना काफी प्रतिबंधक है, जिसे वैज्ञानिक रूप से दुरुस्त नहीं माना जा सकता। टॉरेंस ने प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक की एक व्यापक परिभाषा इस प्रकार दी है। देखिए टॉरेंस की परिभाषा देखिए। देखिए वैसे बालक को प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक कहा जाता है जो मानव व्यवहार के किसी क्षेत्र में ऐसा उत्तम निष्पादन करता है जो समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। देखिए टॉरेंस का देखिए, वैसे बालक को, कैसे बालक को, ऐसे बालक को प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक कहा जाता है जो मानव व्यवहार के किसी क्षेत्र में ऐसा उत्तम निष्पादन करता हो जो समाज के लिए महत्वपूर्ण होता हो। ठीक है, यही चीज़ आपकी परिभाषा टॉरेंस की इंग्लिश में दी हुई है। फिर देखिए टॉरेंस के इस मत का समर्थन रिली लेविस ने भी किया है। अतः हम कह सकते हैं कि एक प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक वह है जो बुद्धि सहित अन्य सामाजिक क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त करने का पर्याप्त क्षमता रखता हो, यानी कि श्रेष्ठ जो है सामाजिक क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त करने की पर्याप्त क्षमता रखता हो। अब देखिए प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे करेंगे। पहचान करने के भी बहुत ज़्यादा जो है उपाय हैं। देखते हैं प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करना क्यों आवश्यक है। इसके निम्न कारण, पहले तो आवश्यक देखिए क्यों है, क्यों पहचान करें प्रतिभाशाली बालकों की। भाई अच्छा है हमारी कक्षा में प्रतिभाशाली बालक है, लेकिन इनकी पहचान करना अनिवार्य होता है। देखिए इनकी सबसे पहले इनकी छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना होता है, इसलिए इनका पहचान करना आवश्यक होता है। ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशिष्ट तथा शिक्षा योजना की तरफ से पहला कदम है। गलत पहचान होने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं से बचाने के लिए भी इनकी पहचान की जाती है ना। और इनकी शक्ति, योग्यता एवं सृजनात्मकता को सही दिशा में प्रयोग करने के लिए भी इनकी पहचान करना जरूरी है, क्योंकि इनके अंदर विशिष्ट प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, विशिष्ट प्रकार के सृजनात्मक इनके दिमाग में जो है बिंदु होते हैं जिनका जो है हम अच्छी जगह पर उपयोग कर सकते हैं। बिना पहचान के कारण बहुत से बच्चे धरती में छिपे हीरे की भांति छिपे रह जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करना इतना आसान भी नहीं होता जितना दिखाई देता है। इनकी पहचान करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के तकनीकों, जिसमें माता पिता, अध्यापक, साथी समूह, विशेषज्ञों व प्रतिभाशाली बच्चों के गुणों आदि की आवश्यकता होती है। देखिए आगे देखते हैं व्यवहारिक संकेत। प्रतिभाशाली बच्चों की जो प्रतिभाशालीता को प्रकट करने वाले बहुत से व्यवहारिक संकेत भी होते हैं, जिसमें से आ जाता है आपका अध्यापक का स्केल, है ना। रेंजयूली ने बच्चों के व्यवहार संबंधी एक सूची तैयार की है जो 4 वर्गों में बटी हुई है। इस सूची के आधार पर अध्यापक ऐसे बच्चों की पहचान कर सकता है जो प्रतिभाशाली होते हैं। सबसे पहला आता है बुद्धि लब्धि परीक्षण। देखिए आपको पहले भी हम बुद्धि लब्धि वाला चैप्टर पढ़ा चुके हैं, इसलिए इसे समझने में बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर वह वीडियो आपने देख रखी है। देखिए सबसे पहले आता है बुद्धि लब्धि परीक्षण, यानी कि IQ टेस्टिंग। मार्लैंड के अनुसार बुद्धि लब्धि के आधार पर इन बच्चों की पहचान को निम्न आधार पर बताया जाता है। सबसे पहले एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में इसके द्वारा संज्ञानात्मक योग्यता का मापन किया जाता है। बुद्धि परीक्षणों के लिए स्टैनफोर्ड, बिने और बैचलर स्केलों का प्रयोग किया जाता है। इनके अंतर्गत 135 बुद्धि लब्धि या इससे ऊपर के सभी बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। फिर आ जाता है आपका अध्यापक का निरीक्षण। यह निरीक्षण अध्यापक द्वारा परीक्षण के दौरान कक्षा में किया जाता है। फिर आ जाता है सामूहिक उपलब्धि परीक्षण।
इन परीक्षणों का प्रयोग प्रतिभाशाली बच्चों में शैक्षिक उपलब्धि के बारे में विश्वसनीय जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। फिर आ जाता है आपका सृजनात्मक परीक्षणों का प्राप्तांक। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों को जो है कैसे मापन किया जाता है। प्रतिभाशाली क्षेत्र के सम्मान करते हुए सृजनात्मक की श्रेणी का मापन किया जाता है, यानी कि उन्हें सम्मान दिया जाता है प्राप्तांकों के अनुसार, और उनके प्राप्तांकों से भी हम उसकी पहचान कर सकते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, यह बुद्धि परीक्षण तकनीकी समय उपयोगी और गलती निकालने के लिए सही है, परंतु मुख्य निर्णय लेने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनका इकट्ठा परीक्षण लिया जाता है और उन्हीं नंबरों के आधार पर उनकी गणना की जाती है। फिर आ जाते हैं प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं। प्रतिभाशाली बालकों की क्या क्या समस्याएं होती हैं, देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, इससे बहुत ही आराम से आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों में क्या क्या समस्याएं आती हैं। देखिए सबसे पहले समायोजन समस्या। देखिए कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, इसमें कम प्रतिभाशाली भी होते हैं और अधिक प्रतिभाशाली भी होते हैं और सामान्य भी होते हैं, विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं, तो इन्हें समायोजन की समस्या होती है। आपस में कार्य करने की क्षमता, इनकी कार्य करने की क्षमता अत्यधिक तीव्र होती है, ये फटाफट कार्य को कर लेते हैं, और फिर बच्चों जो होते हैं जो सामान्य के साथ में होते हैं या अन्य बच्चों के साथ में होते हैं उनसे भिन्न रहते हैं ये। फिर आते हैं बुद्धि का अनुचित उपयोग, जैसे कि अपना फटाफट काम निपटा लेते हैं कक्षा में और दूसरे अपना बुद्धि का उपयोग किसी अन्य कार्यों में लगाते हैं। ठीक है, फिर सामाजिक विकास में बाधा, अगर इन्हें सही दिशा नहीं मिल पाती है तो यह सामाजिक विकासों में बाधा अन्य कार्यों को करते हैं। फिर मनोवैज्ञानिक असुरक्षा। देखिए मनोवैज्ञानिक असुरक्षा में आ जाता है आपका उनके मनोविज्ञान को समझना, मन को समझना। उनके मन को नहीं समझा जाता तो या तो प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभा दब जाती है, या फिर वह अन्य किसी जो है जो क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए उस क्षेत्र में जाके अपनी प्रतिभा को उजागर करते हैं और देश के लिए असुरक्षा ही पैदा कर सकते हैं। तो ऐसा है, इन चीज़ों को समझना भी चाहिए और अच्छी लाइनें लोगों को देना चाहिए, इसलिए इनका अध्ययन भी जरूरी होता है। इसीलिए बाल विकास जो होता है चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा, पुस्तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि एक अध्यापक बनने के लिए, एक टीचर बनने के लिए, आपको बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस चीज़ की जानकारियाँ जरूर होनी चाहिए। इसलिए सब्जेक्ट को पूरा टोटली आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस होते हैं आपके सीटेट में, जो शिक्षा मनोविज्ञान जो आपका चैप्टर है ना, उसका जो सीटेट का 15 क्वेश्चन जो आता है आपका हर सब्जेक्ट का, वो बाल विकास से जुड़ा हुआ ही आता है ना। तो आपको बाल विकास तो कम्प्लीटली पूरी पढ़नी है ना, बाल विकास को पढ़िए, और उसके बाद जो है आपका जो जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट इसका 30 क्वेश्चन का दिया जाएगा डेली, है ना। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है, लगातार बने रहें मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ें। तब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी सृजनशील बालक की। देखिए सृजनशील बालक जो हैं आपके, ये हमारा लास्ट चैप्टर है बालकों की पहचान में, फिर उसके बाद हमारा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।